हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं के विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस विज्ञान के पेपर में आने वाले हैं। और इसके साथ साथ हरियाणा बोर्ड के वो प्रश्न भी जो पिछले 4-5 सालों से बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, है ना। इसके साथ साथ जो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब सिलेबस कोविड की वजह से थोड़ा बहुत जो हमारा सिलेबस है वो भी कम हो गया है। और उसी वजह से बोर्ड ने क्या किया है कि जब बच्चों को उन्होंने ये देखा बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई है, तो उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न में उन्होंने क्या कर दिया कि अब जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा ही पूछे जाएंगे, है ना। तो हम इस वीडियो में हम वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस जो हर एक चैप्टर के बनते हैं वो भी देखेंगे। और आप इस वीडियो में पार्ट ए नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 16 तक, मतलब पूरी विज्ञान की जो पार्ट 16 है उन सभी के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या है, जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से एक नया उत्पाद बनता है या फिर एक नया पदार्थ बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है, मतलब इसका जो उदाहरण है वो क्या है, वो ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना। ठीक है, तो जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ होती है तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल मतलब H2O बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, प्लस ऊष्मा हीट निकलती है इसमें से, है ना। कई बार आपने देखा होगा आपके घर में जो लोग पेंट वगैरह करने आते हैं, तो जब चूने वगैरह से पेंट किया जाता है तो क्या करते हैं वो लोग, चूना पेंट करने वाले लोग रात को, जैसे कल सुबह से पेंट करना तो रात को क्या करेंगे, वो चूने एक ड्रम के अंदर चूने को पानी में भिगो देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, चूने के अंदर जो गर्मी होती है सारी निकल जाती है ना। तो वो गर्मी आई कहाँ से, क्योंकि भाई चूने की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, मतलब उससे हम बोल सकते हैं उसमें से क्या निकलती है, गर्मी निकलती है। ठीक है, और पेपर में ना एक बार आप ध्यान रखना, जैसे ये लिखा है ना बिना बुझा चूना, मतलब इसका सूत्र भी पूछा गया कई बार कि बिना बुझा चूने का सूत्र क्या है, तो उसका नाम सूत्र CaO। या फिर ऐसे आप पूछ सकते हैं कि बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या लिखेंगे, CaOH2। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये 3 साल मतलब पहले 3 साल में आ चुका है, 2012 में आया, 2017 में, 2019 में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, वियोजन मतलब क्या होगा, जिन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ, मतलब जो एक पदार्थ है वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, मतलब एक पदार्थ जो है वो टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करेंगे तो ऊष्मा मतलब जैसे अगर गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो एक तत्व था, जो एक पदार्थ था, वो गर्म करने पे क्या होगा, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो अभिक्रिया उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, मतलब जहाँ पर एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, 2012 में पूछा गया, 2013 में, 2016 में भी पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अपने आगे थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, या फिर विलयन का रंग फीका क्यों पड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और देखिए क्वेश्चन कब कब आया, 2012 में, 13 में, 17 में, 18 में, 19 में, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है हरियाणा बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपने याद करना ही करना बच्चों। और एक बात ध्यान रखें, जो भी इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं आप उसको अच्छे से याद कर लें। उससे याद करने से क्या होगा, आपके पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस वीडियो में से बाहर हो। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे रखा है, वहाँ से इस क्वेश्चन आंसर के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। क्या लिखा हुआ है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो भाई क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के घोल से अलग कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, होता क्या भाई, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है
कि हटाया जाता है तो लोहा क्या करता है, लोहा जो है वो कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो क्या करेगा वो लोहा, क्या करेगा कॉपर को उसे घोल में से हटा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या लिखनी है हमने, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। लोहा क्या बताया, ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए लोहा क्या करेगा कॉपर को उस जगह से हटा देगा, उस जगह पे खुद आ जाएगा। तो Fe ने यहाँ से इसको हटा दिया और SO4 के साथ वो खुद लग गया और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर Fe ने कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया, उसकी जो जगह है उसको बदल दिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे हम क्या, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था विस्थापन, अब ये द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में क्रिया करके आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी क्या 2019-2016 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्या देखा, यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है। जब सोडियम सल्फेट, जब इन दोनों की अभिक्रिया आपस में होगी तो जो बेरियम है ये क्या करेगा, ये तो SO4 के साथ आ जाएगा, ठीक है। देखो BaSO4 के साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। और जो ये सोडियम था वो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बन जाएगा NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, इस अभिक्रिया में क्या हुआ, दो यौगिक, मतलब ये इन दोनों क्या बोलेंगे, दोनों यौगिक हैं और आपस में जब ये क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आयनों का आदान प्रदान, Ba और Na को क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे के आयन को चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। देखिए 2011 में आया, 12 में आया, 14 में आया और 17 में भी आ चुका है। ये क्या होता है भाई, वह अभिक्रिया जिसमें विलयन से अलग होकर एक अवक्षेप या ठोस का निर्माण होता है, उस अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक सफ़ेद रंग के विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या दे सकते हैं आप, इसमें ये वाला एग्जाम्पल जाते हैं नीचे वाला, ठीक है। क्या लिखा, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट बनता प्लस बनता सोडियम क्लोराइड। जो बेरियम सल्फेट है ये सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जो कि पानी में घुलता नहीं है और ये पानी में तैरता रहता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ ये जो अभिक्रिया हुई है जहाँ पर सफ़ेद रंग का एक पदार्थ बना जो पानी में घुलता नहीं है, उस सफ़ेद रंग के पदार्थ को हम अवक्षेप बोलते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, मतलब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, मतलब जिसमें कोई पदार्थ बनने के साथ साथ उसमें हीट निकलती है, उसमें ऊष्मा मतलब गर्मी निकलती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जब चूने को पानी में डालते हैं तो चूने में से गर्मी निकलती है ना, तो वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वो संयोजन भी है साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी है, ठीक है। सभी दहन क्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। जब कोई भी चीज़ दहन, किसी भी चीज़ का दहन किया जाता है, कोई चीज़ जलती है तो उसमें से हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए बोल रखा है सभी दहन क्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। जैसे श्वसन या सांस लेना, वो भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रखा ग्लूकोज C6H12O6, जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसमें से क्या बनता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता प्लस यहाँ पे ऊष्मा बनती है, ठीक। दूसरा पूछ रखा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ये क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए या कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ बनाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे गर्म करेंगे तो ऊष्मा ले लेगा, गर्म करना मतलब क्या, ऊष्मा ले रहा है ये, और ऊष्मा लेने के बाद जो चूने का पत्थर है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। अब और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, देखिए 2014 में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, 3 मार्क्स से पूछा जाता है ये, ठीक है। मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स भी करके कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया एग्जाम में, ठीक। तो चलते हैं आगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब आप सोचिए, सफेदी करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? चूने का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चूने की बात कर रहा हूँ, मतलब चूने को पानी में घोलते हैं तो जो विलयन तैयार होता है उस विलयन की बात कर रहा है। तो बताइए पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए, मतलब पदार्थ X क्या है? तो चूना ही होगा, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, और उस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखो, क्या होगा? तो क्या आंसर देखिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखिए, मतलब कोई पदार्थ है जिसका इस्तेमाल सफेदी करने के लिए होता है, जैसे कि चूने का इस्तेमाल करते हैं ना लोग सफेदी करने के लिए, हैं तो उसी बारे में हमारे बात की जा रही है। ठीक है, हमें वो उस पदार्थ का नाम बताना है जिसका प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सफेदी के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ X का नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। चूने का जो रासायनिक नाम वो है कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सूत्र क्या है पूछ रखा है अगले प्रश्न में कि उस पदार्थ का सूत्र लिखिए। तो उसका सूत्र क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उस पदार्थ की, मतलब X जो पदार्थ है उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखी है। तो हमने यहाँ लिखा CaO, मतलब ये लिखा चूना। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हो रही जल के साथ तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, प्लस यहाँ से ऊष्मा निकलती है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, मतलब एक कोई भूरे रंग का तत्व है। तो आप खुद सोचिए भूरे रंग का तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, वायु में गर्म करने पर काला हो जाता है वो। ठीक, तो जो कॉपर होती है ना, कॉपर को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो काली हो जाती है। ठीक है, और कॉपर का रंग कैसा होता है? वो भूरे रंग की होती है, कॉपर मतलब तांबा। ठीक, तो तत्व X व काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। ठीक है, तो हमने लिखा X तत्व क्या? कॉपर है, मतलब तांबा है, जो वायु में गर्म करने पर काला पड़ जाता है या हो जाता है। ठीक, तो इसकी हमने अभिक्रिया लिखनी, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे या जलाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक, जो कॉपर है वो भूरे रंग का, कॉपर ऑक्साइड होता है काले रंग का। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है हमने। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है, उनके हमने समीकरण लिखने हैं। ठीक है, तो लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl2। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तब बन जाएगा 2HCl बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट प्लस बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, अगला पूछा गया सोडियम प्लस जल, इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। ठीक, तो सोडियम का सूत्र क्या है भाई? सोडियम का सूत्र है Na, जल का सूत्र होता है H2O, तो इनके मिलने से बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। ठीक है, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक, ये जो प्रश्न है 2018 और 2010 में पूछा गया था, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाई, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब होता है जब एक पदार्थ मतलब गर्म होकर जब कोई एक सरल पदार्थ को या फिर एक जटिल पदार्थ जो हम गर्म करते हैं, गर्म करने में जब वो पदार्थ दो या दो से ज़्यादा सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो जो वियोजन अभिक्रिया ये 3 प्रकार की होती है, तो उनके तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल देने हमने। ठीक है, पहला है जो ऊष्मा के अनुप्रयोग से संपन्न हो, मतलब एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का इस्तेमाल किया जाता है वियोजन करने के लिए। तो लिखा हमने कैल्शियम कार्बोनेट, बता जब चूने पत्थर को गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से अलग हो जाती है। ठीक, उसके बाद दूसरा पूछ रखा है, विद्युत के साथ संपन्न हो तो जल वाली जो अभिक्रिया थी, या आपने जो NCERT बुक में इसका एक क्रियाकलाप दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब जल में से करंट को या विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो जल जो होता है वो जल का अणु टूट जाता है, इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक पदार्थ जो है वो टूटकर 2 सरल पदार्थों में परिवर्तित हो रहा है।
तीसरी बात करते हैं जो सूर्य के प्रकाश के संपन्न हो, मतलब जो सूर्य के प्रकाश के कारण हो रही हो। अगर हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर हम धूप में रख देते हैं तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन इसमें से अलग हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। और ये जो प्रश्न है पीछे कई सालों में पूछा जा चुका है, 2012 में पूछा गया, 2018 में और 2017 में भी पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगला आता है उपचयन व अपचयन क्या होता है। उपचयन व अपचयन क्या होता है, ठीक है। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न जो 2012 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या है भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती है, मतलब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो, तो इसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर इसका एक नाम हो रहा है रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी को नहीं मालूम है कि उपचयन और अपचयन क्या होता है तो मैं समझा देता हूँ कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब जब किसी एक पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाता है और दूसरे पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम उपचयन व अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस जल प्लस हाइड्रोजन। तो जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉपर प्लस जल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है और ऑक्सीजन हटने के बाद इसमें से क्या बच रहा है, कॉपर बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। जब ऑक्सीजन का हाथ से होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उस पर अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसके अंदर अब। ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन निकली वो कहाँ जाकर जुड़ गई, हाइड्रोजन में जुड़ गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, जल बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है इसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई संचारण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, इससे बचने के क्या उपाय हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहा है 2012 में और इससे पहले की भी कई सालों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, धातु की सतह का वायु तथा नमी के प्रभाव में उपचयन होने से धीरे धीरे नष्ट हो जाना संचारण कहलाता है। मतलब जब कोई भी धातु की चीज़ होती है, जब वायु और नमी के संपर्क में आती है तो उसकी जो ऊपरी जो सतह है वो धीरे धीरे खराब होनी चालू होती है और इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया, जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना भी एक प्रकार का संचारण ही है। तो लिखा Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस मतलब 3O2 प्लस जल। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, मतलब ये जंग का सूत्र है। अब पेपर में कई बार पूछ सकता है कि जंग का सूत्र क्या था, आएगा Fe2O3.XH2O। ठीक, अब इसको जंग से कैसे रोका जा सकता है, तो धातु पर पेंट करके, अगर कोई भी जो धातु की चीज़ अगर उस पर पेंट कर दिया जाए तो जंग लगने से उसे बचाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या, तेल व ग्रीस लगाकर, है ना, किसी वस्तु के ऊपर तेल लगा दें, ग्रीस लगा दें, तब भी उस पर जंग नहीं लगेगा। और तीसरा क्या, किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, अगर किसी धातु के ऊपर, लोहे की धातु के ऊपर अगर हम किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा और वो चीज़ या वो पदार्थ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ना, अभी आगे ना क्वेश्चन ये मैंने बताया था। तो इसका आंसर है Fe2O3 डॉट में XH2O। इस प्रकार के प्रश्न जो है इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो कोविड की वजह से एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया। इस बार एक नंबर वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, आगे था संचारण के रोकने के कुछ उपाय लिखिए, मतलब संचारण को कैसे रोक सकते हैं। तभी हमने बताया जैसे तेल लगाकर ग्रीस लगाकर, है ना, तो उन्हीं को हम यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। संचारण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें इसे समय रहते ना रोका गया तो पूरी धातु नष्ट हो सकती है। मतलब संचारण एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहेगी, अगर इसे रोका नहीं गया तो जो भी मतलब धातु की वस्तु है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। ठीक है, इससे बचाने या रोकने के निम्न उपाय हैं, जैसे भी हमने पढ़े थे, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर या पेंट करने से, या फिर टिन की प्लेटिंग द्वारा। मतलब टिन मतलब एक दूसरी धातु है, अगर इसकी परत हम लोहे की धातु के ऊपर या किसी दूसरी धातु के ऊपर चढ़ा देंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। और चौथा क्या, गैल्वेनीकरण करके। ठीक है, अब ये क्या होता है गैल्वेनीकरण करना, तो ये लिखा हुआ है
लोहे पर या स्टील पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। इससे जो धातु होती है वो चमकदार बन जाती है और उस पर जंग भी नहीं लगता। ठीक है, इस प्रक्रिया से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। ये गैल्वेनीकरण वाला जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। ये इसे आपने इंपॉर्टेंट समझ के याद करना है जरूर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है ये है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इससे हमें क्या हानि होती है, ठीक है, और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो क्या लिखा गया भाई, तैली तथा वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपचयन व ऑक्सीडेशन के कारण गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाना विकृत गंधिता कहलाता है। आपने देखा होगा जिन चीज़ों के अंदर तेल या फिर फैट वगैरह पाया जाता है, मतलब जिन चीज़ों में तेल और वसा जाता है। हम देखो चिप्स के पैकेट देखें ना आप लोग, अगर चिप्स पैकेट को आप खोलिए और उसे एक दो पीस चिप्स खा के फिर उस पैकेट को ऐसे छोड़ दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कुछ समय के बाद कि जो चिप्स का स्वाद होगा वो चेंज हो जाएगा। साथ में चिप्स जो होंगे उनके अंदर जो मतलब वो साथ में जो उनका जो कुरकुरापन है वो भी खत्म हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा सील से जाते हैं, है ना, हम कहते हैं अपनी भाषा में ये चिप्स तो सील गए हैं, है ना। तो वो हुआ क्या भाई, क्योंकि जिन चीज़ों में तेल या फिर वसा पाई जाती है, जब वो हम उस पैकेट को खोल देते हैं तो जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं, वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो उसके कारण उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब उनका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उनका स्वाद और जो रंग है वो दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जो स्वाद और जो गंध है, मतलब उसमें जो स्मेल है वो दोनों चेंज हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो देखिए रोकने के क्या उपाय हैं। भोजन की गंध हानि आए तो, ठीक है, अच्छा इसको रोकने के उपाय क्या है। वायुरोधी पैकेट्स में भंडारण, वायुरोधी पैकेट्स में भंडारण मतलब किसी तो जो भी इस टाइप की चीज़ें अगर उनके अंदर वायुरोधी मतलब या तो हम उन चीज़ों को क्या करें, जो तेल और जो वसा वाले जो पदार्थ हैं उनको हम वायुरोधी पैकेट में बंद करें, या फिर खाद्य परीक्षक मिलाकर, ठीक है, या फिर फ्रिज में रख कर। ठीक है, खाद्य परीक्षक क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन मिला, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट के अंदर अगर हम खोलते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब चिप्स पैकेट को छूते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा ऐसा भरा हुआ है, गैस भरी हुई है। वो गैस कौन सी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये चीज़ों को ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। ठीक है, और उस समय जो तेल और जो वसा वाली चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती, काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं, ठीक बनी रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विकृत गंधिता को रोकने के कुछ और उपाय बताइए। ठीक है, ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। क्या लिखा हुआ गया, विकृत गंधिता से बचाने के लिए भोजन के उपचयन पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। मतलब हमने किसी भी तरीके से भोजन का जो उपचयन है उसे रोकना है। इसके रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय है। वसा वाले भोजन में प्रति उपचायक मिलाकर, अगर हम जो वसा वाली चीज़ें हैं अगर उनके अंदर प्रति उपचायक मिला दें, जैसे कि नाइट्रोजन गैस मिलाकर पैक कर दें, तो उससे क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। भोजन को फ्रिज में रख दें तो उससे भी भोजन का जो ऑक्सीडेशन है वो रुक जाता है। वसी भोजन के पैकेट में नाइट्रोजन भर दें, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा कि जो भोजन है वो खराब होने से बच जाएगा। चौथा क्या है, भोजन को वायुरोधी पात्रों में भंडारित करना, मतलब भोजन को ऐसे डब्बों में पैक करना जिसमें बिल्कुल भी हवा बाहर से ना जा सके। ठीक है, पांचवा क्या लिखा हो गया है, खाद्य परीक्षक का उपयोग करके, मतलब एक ऐसे रसायन जो भोजन को अशुद्ध होने से बचाते हैं, जैसे नाइट्रेरस, ठीक है, मांस को शुद्ध रखता है। बेंजिक एसिड या फिर बेंजोइड्स बोलते हैं, जैसे कि जैम, अचार, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और चिप्स के अंदर क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक खाद्य परीक्षक क्या होते हैं, नमक है, चीनी है, तेल है, विनेगर है, सिरका, इनको बोलते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक खाद्य परीक्षक है। आपने देखा होगा आपके घर में जब मम्मी आपकी अचार वगैरह बनाती है तो उसमें देखा होगा वो खूब सारा तेल डाल देती है ना, तेल अचार जो होता है वो पूरे तरीके से तेल में डूबा होता है, और अगर अचार पूरी तरीके से तेल में डूबा नहीं होता तो अचार क्या होता है, फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन आपकी मम्मी क्या करती है, हमेशा अचार को तेल में पूरी तरह से डुबो के रखती है ताकि अचार जल्दी से ख़राब ना हो, है ना। तो वो क्या कर रही हैं, वो उसको मतलब कि उसको ख़राब होने से बचाने का एक तरीका है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 और 16 में पूछा गया है। आंसर इसका, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयन के कारण खराब हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा जैसे जो विकृत गंधिता की ही बात कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का यहाँ पे नाम बदल दिया ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया।
ठीक है। यहाँ पर लिख दिया तेल एवं वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो उपचयन होने के कारण उनके खराब हो जाते हैं, भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है, मतलब भोजन का स्वाद बदल जाएगा, भोजन की क्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन से भोजन का उपचयन नहीं होता, मतलब भोजन जो है वो ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगा और वो खराब नहीं होगा और वो बचा रहेगा खराब होने से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की धातु वायु तथा नमी के उपस्थिति में संचारित होने चालू हो जाती है, मतलब लोहे पर जंग लगना चालू हो जाएगा। तो लोहे पर पेंट करने से धातु का जो संपर्क है वायु तथा नमी से नहीं हो पाता, और जो धातु है फिर उस पर जंग नहीं लगेगा और वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहती है, ठीक है। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो टेक्सुअल क्वेश्चन है उसमें से पूछे जा सकते थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। अब चलेंगे जो एक एक नंबर वाले प्रश्न है जो चैप्टर में से क्या क्या आते हैं उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में से ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं कई चीज़ों के, तो सूत्र आपने याद करना, जैसे कि जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ये होता है ZnSO4 होता है जिंक सल्फेट का सूत्र, ठीक है। फिर बात करें फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3, ठीक। फिर तो लेड क्लोराइड का सूत्र क्या है, ये PbCl2। जो सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं ना, मैंने समझा रहा हूँ आपको, ये पेपर में पूछे जाएंगे इनमें से एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो बिना वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, कहीं पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से, ठीक है। अगर एक दिन में आप वीडियो नहीं देख सकते तो 2 दिन में या 3 दिन में करके इस पूरी वीडियो को देख के अच्छे से याद कर लीजिए, वीडियो को समझ लीजिए, ठीक है। तो लेड क्लोराइड का सूत्र क्या है, PbCl2। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है, ये Na2SO4 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, ये CaOH2, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, PbNO3 ब्रैकेट में 2 लगा हुआ है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ये बहुत बार पूछा गया ग्लूकोज का सूत्र, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, CaOH2, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ठीक। बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक। फिर है फेरिस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, फेरस सल्फेट मतलब Fe मतलब होता है फेरस का मतलब होता है लोहा, SO4 मतलब सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, CuSO4, ठीक। आगे लिखा गया कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब आपको सोचिए जब कोयले का दहन होता है तो वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से भाई ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और साथ में क्या था, कोयला मतलब कार्बन से बना हुआ C प्लस ऑक्सीजन O2, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, एक पदार्थ बन रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया भी, साथ में यहाँ जब कोयला जलता है तो उसमें से गर्मी भी निकलती है, मतलब ये संयोजन भी है और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसी बात होती है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, ये भी प्रकार की ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक। फिर मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किस प्रकार की अभिक्रिया, जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के जलने से वहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। और साथ में ऊष्मा क्षेपीय भी है, लेकिन आप यहाँ पर संयोजन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है CH4 मतलब होता है मीथेन, मतलब प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, CO2 प्लस 2H2 प्लस ऊष्मा बनती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की। जब आपने देखा होगा आपके घर के अंदर जो गैस जलाती है, आपकी मम्मी खाना बनाती है ना, तो वो खाना बनाते हुए जो गैस इस्तेमाल की जा रही है उस गैस से होता है जब हम उसमें आग लगाते हैं तो जलती है ना, उसमें जलने से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसी ऊष्मा से तो खाना पक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर लिखा हुआ है 2MgO, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ये वही अभिक्रिया जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, ठीक है। अगला है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जब इसे सिल्वर ब्रोमाइड जब इसे धूप में रख दिया जाता है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसमें से जो सिल्वर है और जो ब्रोमाइड है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है उसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वियोजन क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो टूट रहा है 2 पदार्थों में, ठीक है। और यहाँ पर ऊष्माशोषी क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का शोषण कर रहा है सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊष्मा का, उसकी वजह से यहाँ पर इसका वियोजन हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक नंबर वाले क्वेश्चन से जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं और आगे। अगला प्रश्न है AgBr को अच्छा, जो AgBr जब सिल्वर ब्रोमाइड जब धूप में रखते हैं, उससे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें से जो सिल्वर है और जो ब्रोमीन है मतलब ब्रोमाइड है वो अलग हो जाता है। और इस प्रकार की कई बार पूछा गया कि इस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया था, इस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत मतलब जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी है उसमें उपयोग किया जाता है। पेपर में यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये बताइए कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर किस अभिक्रिया का प्रयोग किया था, तो इसमें हम आंसर ये लिख देंगे, ठीक है। मतलब कैसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, मतलब चूने को
जब चूने की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो क्या होगा, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया भी और ऊष्माक्षेपी भी, हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अगला है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन भी और अवक्षेपण अभिक्रिया भी, क्योंकि यहाँ पर सफेद रंग का अवक्षेप बनता है जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, और साथ में यहाँ पर क्या द्विविस्थापन हो रहा है, मतलब जो ये यौगिक हैं Na2SO4 और BaCl2 ये आपस में एक दूसरे के आयन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दी गई और ये पूछा गया, बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया, जैसे कि Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम योदा Al2O3 प्लस Fe, और कॉपर सल्फेट प्लस Fe बराबर FeSO4 प्लस कॉपर, FeSO4 प्लस Zn बराबर ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ये तीनों विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को अपनी जगह से हटा रही है, उस जगह पे खुद आ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। प्लस लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे, तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया ये है, वियोजन अभिक्रिया या फिर ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीज क्लोरीन, ठीक है, और हाइड्रोजन मतलब जल बनेगा, प्लस बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है। अगला है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बराबर में कॉपर प्लस H2O, ZnO प्लस कॉपर बराबर आएगा Zn प्लस CO, ठीक है। ये PbO प्लस C बराबर Pb प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो चारों अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब इन चारों में से कोई एक भी आ सकती है या फिर चारों के चारों ही आ जाएं, ठीक है। तो ये चारों कैसी हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया है, सारी क्या रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब उपचयन व अपचयन अभिक्रिया है ना। आपको मैंने समझाया था उपचयन व अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हादसे होता है, और मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हादसे भी हो रहा है और ऑक्सीजन का की वृद्धि भी हो रही है, उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर यही हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को कौन सा अभिकर्मक उपचयित हो रहा है, ठीक है। तो लिखा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बराबर लिखा कॉपर प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें पूछा गया इसमें किस पदार्थ का, किस तत्व का ऑक्सीजन उपचयित हो रहा है, मतलब किसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो आप देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली है और कहाँ जुड़ गई है, वो जल में जाकर मतलब हाइड्रोजन में जुड़ गई और क्या बन गया, जल बन गया। तो किस चीज़ का यहाँ पर उपचयन हुआ, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ, ठीक है। फिर जिंक ऑक्साइड प्लस C, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ZnO में से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के C में जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा C। अगला है फेरिक ऑक्साइड प्लस Al, तो इसमें से क्या होगा, फेरिक इसमें से अलग हो जाएगा, यहाँ और ऑक्सीजन इसमें से निकल के एल्युमिनियम के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एल्युमिनियम का उपचयन हुआ, तो आंसर आ गया एल्युमिनियम, ठीक। आएगा H2S सल्फर हाइड्रोक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो यहाँ से हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रही है, वो सल्फर में से निकलकर इसके साथ जुड़ रही है, ठीक है, मतलब इसके साथ आ जा रही है, ठीक है। और यहाँ से जो सल्फर है वो यहाँ जाकर जुड़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H का उपचयन हो रहा है, H का उपचयन हो रहा है, क्योंकि H में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। फिर अगला है Zn प्लस AgNO3, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ZnNO3 प्लस 2Ag, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, Zn का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है, क्योंकि Zn के अंदर क्या जुड़ रहा है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जुड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब ये आ गया, ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा अभिकर्मक उपचयित हो रहा है, ठीक है। अब यही बताना है हमने कि जो चारों, जो हमने पांचों देखी ना, जो हमने पांचों अभिक्रियाएं देखी हैं अभी, ये इन पांचों बताना है किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में देखें तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हो रहा है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है उसको बोलेंगे उसका उपचयन हुआ है। तो फर्स्ट वाले के अंदर कॉपर का हुआ है, इसमें Zn का हुआ है, इसमें आयरन का Fe का हुआ है, इसके अंदर किसका हुआ है, सल्फर का हुआ है, ठीक है। और लास्ट वाले के अंदर किसका हुआ है, इसके अंदर AgNO3O2 में से मतलब Ag का हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखे हुए इसका आंसर है ना।
अगला प्रश्न है, अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपचयन होना। ठीक है। और ऐसी अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता है तो उसे बोलते हैं अपचयन होना। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया तो बताया था। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलती है। वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में जब जैसे कि पेड़ पौधों अच्छा, वनस्पति द्रव्य के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, फलों के छिलके हो गए, या फिर जो पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह हो गए, है ना, तो इन्हें हम बोलते हैं वनस्पति द्रव्य। ठीक है। जब इससे खाद या कंपोस्ट मतलब खाद तैयार होती है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है। एक भूरे रंग का पदार्थ है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, तो वो बताना है वह कौन सा पदार्थ होगा। तो तांबा होगा, इसे हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, तेल व वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो मैंने बताया था कि तेल या फिर जो वसायुक्त पदार्थ हैं उनको ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है। उनका उपचयन रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स व पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? अभी बताया कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या है? तो जैसे गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जो लक्षण है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण है। ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है ये खत्म हो गया। अब चलेंगे फिर अपने अगले चैप्टर पे। ठीक।